नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है बजट सत्र में विद्यमान संसदीय गतिरोध। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे जो राजनीतिक गतिरोध है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे उच्च स्तर की पंचायत में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो सियासी सहमत का खेल है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्यों के जो असंसदीय व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना पूर्ण व्यवहार है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ये जो अभी ये जो बजट सत्र बीता है तो इसमें एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ती है। वो अजीबोगरीब स्थिति ये है कि आपने सामान्यतया ये देखा होगा कि जो विपक्ष है, विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हो हल्ला करता है, अपना विरोध दर्ज कराता है, अपने स्थान पर खड़े होकर के विरोध दर्ज कराता है। नई बात बनती है तो वो संसद के वेल में आकर के विरोध दर्ज कराते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि अब की बार क्या हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष भी संसद के वेल में आकर के विपक्ष के विरोध में हो हल्ला कर रहा है। तो इस प्रकार से अब की बार जो ये बजट सत्र में जो संसदीय गतिरोध है, जो ये राजनीतिक गतिरोध है, वो मतलब एक बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है कि भाई विपक्ष सत्ता पक्ष के विरोध में आवाज उठाए, बात समझ में आती है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के विरोध में आवाज उठा रहा है तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। तो आप समझिए कि ऐसी स्थिति में कि संसदीय काम कैसे होगा, जो लेजिस्लेशन की प्रोसेस है, जो विधायी प्रक्रिया है, वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये जो एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ती है, तो इसमें सबसे अहम चीज ये आती है, जैसा कि हमने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सदन का बिल, जो संसद का बिल है, लोकसभा और राज्यसभा का, तो वो होता क्या है उस पर हम देख लेते हैं कि जो सदन का बिल है, हमने एक शब्द इस्तेमाल किया सदन का बिल। तो पहले हम इसको समझते हैं कि संसद हो, मतलब संसद के जो दोनों सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा है, तो वहां पर उस सदन में जो कौन सा स्थान है, उस सदन के भीतर कौन सा ऐसा स्थान है जिसको हम सदन का बिल कहते हैं, लोकसभा का बिल कहते हैं, राज्यसभा का बिल कहते हैं, जहां पर सत्ता पक्ष आकर के विपक्ष के विरोध में और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के विरोध में आकर के नारेबाजी कर रहा है। तो इसको आप देखिए, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये सभापति या लोकसभा स्पीकर का ये सीट है, और उसके बाद आपने संसद में जो दोनों सदन है उसको आपने देखा होगा, तो फिर यहां पर जो चेयर होती है, ये ऐसे ऐसे अर्धचंद्राकार में सीटें लगी होती हैं। तो इसमें एक तरफ सत्ता पक्ष होता है और एक तरफ विपक्ष होता है। तो ये जो स्थान है, ये जो पूरा का पूरा स्थान है, इसी को हम सदन का बिल कहते हैं। अगर ये लोकसभा है तो लोकसभा का बिल हो जाएगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा का बिल हो जाएगा। तो अभी क्या है कि यही वो स्थान है जहां पर सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के विरोध में आकर के नारेबाजी कर रहा है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के विरोध में आके नारेबाजी कर रहा है। इसीलिए ये बड़ी ही एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है इस बार। अभी जो ये पिछला बजट सत्र बीता है, तो इसमें मित्रों अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर में जहां
इस बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के विरोध में और सत्ता पक्ष विपक्ष के विरोध में हमलावर है। तो वो मुद्दे कौन से हैं, वो इश्यूज कौन से हैं जहां पर दोनों के बीच एक टसल, दोनों के बीच एक कशमकश चल रही है। तो वो मुद्दा ये है, अगर हम मुद्दे की बात करें जिसकी वजह से ये गतिरोध बना हुआ है, तो उसमें एक है अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी ग्रुप के संबंध में, अडानी ग्रुप के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, और दूसरा है राहुल गांधी का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण। तो मित्रों, यही वो दोनों मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर है और सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ हमलावर है, और पूरा का पूरा जो बजट सत्र बीता है वो इसी मुद्दे को लेकर के, इसी विषय पर टकराव को लेकर के वो अनुत्पादक रूप में समाप्त हो जाता है, जहां पर विधायी कामकाज बहुत कम हो पाता है। और यही वो दोनों मुद्दे हैं। अब देखिए कि हालांकि बजट सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, बजट सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन ये दोनों मुद्दे समाप्त नहीं हुए हैं। आप देखिएगा कि जो आगामी मानसून सत्र होने वाला है, उसमें आप देखेंगे ये दोनों मुद्दे सदन में फिर हावी रहेंगे, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जो टसल है, एक जो रस्साकसी है, एक जो खींचतान है, एक जो राजनीतिक गतिरोध है, वो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के बना रहेगा। इसलिए बना रहेगा क्योंकि अगला वर्ष 2024 होगा, और 2024 जो है मित्रों, 2024 ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही निर्णायक वर्ष साबित होने वाला है, बहुत ही डिसाइसिव वर्ष साबित होने वाला है। इसलिए साबित होने वाला है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 2024 में जो दिल्ली का तख्त है उस पर कब्जे की लड़ाई है। 2024 जो है ये लुटियंस दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई है। 2024 में जो केंद्र की सत्ता है, जो भारत की सत्ता है, उस पर अपना अधिकार जमाने की, उस पर अपनी पकड़ बनाने की लड़ाई है। इसलिए मित्रों 2024 भारत के संसदीय इतिहास में बहुत ही निर्णायक, बहुत ही डिसाइसिव ईयर साबित होने वाला है। और इसके साथ ही साथ एक बिंदु आप और ध्यान में रखिए कि 2024 वह साल होगा, आने वाला वर्ष, क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद वो प्रधानमंत्री साबित होंगे जो 15 वर्षों तक रह सकते हैं, मतलब रहेंगे प्रधानमंत्री के पद पर? हालांकि नेहरू जी और 15 वर्षों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री थे, संभवतः 17 वर्ष वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इसलिए 2024 भारत के संसदीय इतिहास से बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही निर्णायक वर्ष साबित होने वाला है मित्रों। और हम ये समझते हैं कि भारत चुनावी मोड में पहुंच चुका है, क्योंकि ये मई 2023 है, इसमें जो है 6-7 महीने बाकी हैं। उसके बाद 2024 लग जाएगा और दिसंबर से वो सारी की सारी प्रोसेस जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि भारत जो है चुनावी मोड में पहुंच चुका है। इसलिए
जब ये आगामी मानसून सत्र की बैठक होगी, सदन की बैठक होगी, संसद का अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये दोनों मुद्दे पुनः पूरी की पूरी बैठक को हाईजैक किए रहेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी इस समय चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अभी इस समय ये दोनों मुद्दे शांत हैं। इस पर कोई वीडियो, कोई चर्चा किसी प्रकार की नहीं हो रही है। और जैसे ही संसद का जो मानसून सत्र है वो शुरू होगा, तो ये दोनों मुद्दे आप देखेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और जो सामान्य लोगों के बीच जो डिस्कशन होता है, ये दोनों मुद्दे पुनः चर्चा में आ जाएंगे। इस घटना को देख करके, इस घटना की वजह से हमें अपने बचपन की कुछ बातें याद आ रही हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने बचपन के टाइम में कि एक जो मदारी आता था, बहुत सारे मदारी आते थे, तो जो मदारी आता था तो वो खेल दिखाता था, और खेल दिखाता था मदारी आता था, खेल दिखाता था। और ये मदारी अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, मतलब कि भाई ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसके कलाबाजी में लोग ध्यान लगाएं, तो इसीलिए वो करता क्या था कि वो आप देखे होंगे कि वो कभी इस बोतल से ये जिन्हें निकालता है, इस बोतल से वो जिन्हें निकालता है। आप हाथ बंद करेगा और कहेगा कि आंख मूंद दिए, देखिए ये हाथ खोलेगा तो उसमें कबूतर उड़ाएगा, मतलब पैसा बनाएगा। वो तमाम सारी चीजें, मतलब वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, तो वो इस तरह की चीजें वो दिखाता था। आपने इसको अच्छे से देखा होगा। ठीक उसी प्रकार से जब संसद की बैठक होगी मानसून सत्र में, तो हमारे जो ये पॉलिटिकल मैजिशियंस हैं, जो ये राजनीतिक जादूगर लोग हैं, आप देखिएगा कि फिर वो भी अडानी मुद्दा और ये राहुल गांधी का कैम्ब्रिज स्पीच और तमाम सारे मुद्दे वो निकालेंगे, और वो सारी चीजें चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें छाई रहेंगी, और पूरी की पूरी जो चर्चा है इन्हीं बिंदुओं पर आधारित हो जाएगी। और जो कॉमन मैन के इश्यूज हैं वो नेपथ्य में चले जाते हैं, वो गौण हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इसमें चीजें जो है, वो जो राजनीतिक वर्ग है उसको किस चीज को उठाने में फायदा है, उसी प्रकार से वो चीजें उठाई जाती हैं और वो लोग उठाते हैं। तो अब ये मतलब जो अगली चीज ये है कि मानसून सत्र में ऐसा होने वाला है, यही चीजें बैठक में छाई रहेंगी और इसी के आसपास डिस्कशन होगा। और पूरा का पूरा जो मानसून सत्र है, अब वो कितना प्रोडक्टिव रहेगा, कितना अनप्रोडक्टिव रहेगा, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी राजनीतिक समझ है, संसद का जो मानसून सत्र है, उस सत्र में भी यही दोनों मुद्दे हावी रहेंगे और इसके साथ साथ और भी मुद्दे आएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि पूरी की पूरी बैठक इन्हीं दो बिंदुओं के आसपास ही घूमेगी। और जो अगली बात यह है मित्रों कि हमने आपको बताया कि इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर के अडानी ग्रुप के संबंध में जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है वो, और जो राहुल गांधी की जो कैम्ब्रिज स्पीच है, इसी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक सियासी सहमत का खेल है वो चल रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो अडानी ग्रुप है, जो अडानी ग्रुप है, ये अडानी ग्रुप जो है ये भारत का एक प्रमुख व्यवसायिक घराना है। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। तो इस ग्रुप के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में, जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में एक रिपोर्ट अपनी वो प्रकाशित करते हैं, रिपोर्ट को एक पब्लिक करते हैं वो।
और उसमें हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगाता है कि भाई ये अपने शेयर को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं और इनका जो अकाउंट है उनमें अनियमितता है, गड़बड़ियां हैं और इसी वजह से अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनके शेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ही गिर जाती है, इनको बहुत घाटा होता है। और हालांकि अब जो है अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से इसको जो नुकसान हुआ था उस नुकसान से ये उबरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अडानी ग्रुप उस नुकसान से उबरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी रिपोर्ट को आधार मान करके जो भारत का मतलब जो संसद में जो विपक्ष है वो जेपीसी के गठन की मांग करने लगा। जेपीसी के गठन की मांग करने लगा और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही बना रखी है, उसके बावजूद जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो जेपीसी के गठन की बात कर रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए क्योंकि जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। असल में इसमें मुद्दा क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसी चीज को लेकर के विपक्ष जो है जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही बना रखी है। अब आप देखिए कि अभी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कितनी प्रामाणिक है, कितनी विश्वसनीय है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से भारत में जो राजनीतिक भूचाल है, जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो तो आ गया भाई। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। अब वो कितनी सही है, कितनी गड़बड़ है, कितनी विश्वसनीय है, नहीं विश्वसनीय है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से जो भारत में जो राजनीतिक भूकंप है वो आ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कशमकश है वो शुरू हो गया, सियासी सहमत का खेल शुरू हो गया और पूरा का पूरा जो बजट सत्र है वो अनुत्पादक रूप में चला जाता है, समाप्त हो जाता है और विधायी कामकाज नहीं हो पाता है। और इसी जैसा कि हमने आपको बताया, इसी रिपोर्ट को आधार मान करके जेपीसी के गठन की मांग विपक्ष करता रहा और पूरा का पूरा सदन, पूरा का पूरा बजट सत्र समाप्त हो गया और सरकार ने जेपीसी के मुद्दे पर कुछ नहीं किया। तो मित्रों यहां पर दो चीजें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि एक तो जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च है ये क्या है और दूसरा है जेपीसी ये क्या है। इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च है ये क्या है। उसके बाद हम जेपीसी के मुद्दे पर आएंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मुद्दे पर आएंगे। तो जो ये हिंडनबर्ग है हिंडनबर्ग रिसर्च, मित्रों ये अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने इसकी स्थापना किया था। और इस कंपनी का काम क्या है उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि वही जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये कंपनी जो है ये विभिन्न कंपनियों के शेयर को खरीदती है और उनको बेचती है, मतलब शेयर को खरीदने और बेचने का काम करती है और मुनाफा कमाने का काम करती है। और चूंकि ये शेयर को खरीदती है और बेचती है, इसीलिए ये क्या करते हैं कि जो शेयर होते हैं, शेयर मार्केट के संबंध में ये रिसर्च करती है कि भाई किस कंपनी का अकाउंट सही है, किसका गड़बड़ है, कहाँ कितनी
मतलब की प्रोबेबिलिटी है अच्छा प्रॉफिट मिलने की, किसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा है, तो उसी हिसाब से ये खरीदते और बेचते हैं शेयर को। इसीलिए शेयर के संबंध में, इक्विटी के संबंध में रिसर्च का काम करते हैं, और जहां उसको इनको ठीक लगता है वहां ये अपना पैसा कमाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको रिटर्न मिल सके। और जो जेपीसी है, अब हम जेपीसी के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। मित्रों, जो जेपीसी होती है ये एक ऐसी समिति होती है जो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर के बनती है। और जेपीसी की जो सदस्य संख्या होती है ये पहले से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि सदन तय करता है कि जेपीसी जो बनाई जाएगी वो कितने सदस्य होगी, 15 सदस्य होगी, 18 सदस्य होगी, 21 सदस्य होगी, वो तमाम सारी चीजें ये बाद में तय किया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो गौर करने वाली है जेपीसी के संबंध में, कि जेपीसी की जो भी सदस्य संख्या होगी, मान लीजिए 15 सदस्य है, या मान लीजिए 18 सदस्य है, या मान लीजिए 21 सदस्य है, या मान लीजिए 27 सदस्य है, 30 सदस्य है, 45 सदस्य है, कुछ भी है मान लीजिए, तो सदन जो तय करेगा उतनी सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी जेपीसी में, उतने सदस्य आएंगे। लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात है गौर करने वाली, कि जेपीसी में जो है 2/3 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 1/3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। मतलब ये कहने का है, अगर मान लीजिए जेपीसी 15 सदस्य है, तो आप 15 सदस्य को, यदि आप 15 को 3 भाग में बांटेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5-5 का 3 ग्रुप बनेगा। अब चूंकि जेपीसी में 2/3 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 1/3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तो यहां पर यदि 15 सदस्य जेपीसी है तो फिर इसमें 10 सदस्य लोकसभा से हो जाएंगे और 5 सदस्य राज्यसभा से हो जाएंगे। और यदि जेपीसी 18 सदस्य है तो 6×18, तो 12 सदस्य लोकसभा से हो जाएंगे और 6 सदस्य राज्यसभा से हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि जेपीसी 21 सदस्य है तो फिर यहां पर 14 सदस्य लोकसभा से हो जाएंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से हो जाएंगे। तो जेपीसी में जितने भी सदस्य होंगे, अब आप ये बात गौर करिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जेपीसी की सदस्य संख्या कुल जितनी भी होगी तो उसमें से 2/3 सदस्य लोकसभा से होंगे और 1/3 सदस्य राज्यसभा से होंगे। वो सदस्य संख्या जो भी होगी आप उसको अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो जेपीसी है, जेपीसी का जो अध्यक्ष होता है, जेपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही होता है। अर्थात जेपीसी की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का सदस्य ही होगा, राज्यसभा का सदस्य जेपीसी की अध्यक्षता नहीं करेगा। जेपीसी की अध्यक्षता राज्यसभा का सदस्य नहीं करेगा। और एक बात जो और समझने वाली है कि आखिर में क्या वजह है कि जेपीसी में 2/3 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 1/3 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इसका एक सीधा सा फंडा है, इसका एक बड़ा सीधा सा लॉजिक है। चूंकि जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो
दोगुने से अधिक है, दोगुने से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है तो उसमें 2/3 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 1/3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और जो जेपीसी जो होती है वो एक जो अस्थायी समिति होती है संसद की, उस कैटेगरी में आती है। जेपीसी जो है वो जो अस्थायी समिति होती है संसद की, जिसको आप एडहॉक कमेटी भी कहते हैं, तो उस कैटेगरी की कमेटी है। इसको आप जरा सा समझ लीजिए। देखिए भारत की जो संसद है, भारत की संसद में जो समिति की व्यवस्था है, जो समिति की व्यवस्था है वो 2 तरीके की समितियां भारतीय संसदीय व्यवस्था में पाई जाती हैं। एक है स्थायी समिति, स्थायी समिति जिसको कि हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरी जो है वो होती है अस्थायी समिति। जो दूसरी कैटेगरी है वो अस्थायी समिति की होती है, जिसको हम एडहॉक कमेटी कहते हैं। जिसको हम एडहॉक कमेटी कहते हैं। एडहॉक कमेटी। भारत की संसदीय व्यवस्था में जो समिति व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में जो समिति व्यवस्था है, समितियां 2 प्रकार की पाई जाती हैं। अस्थायी समिति, अस्थायी समिति जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं इंग्लिश में, और अस्थायी समिति को हम एडहॉक कमेटी कहते हैं। तो जिस जेपीसी की अभी मैं बात कर रहा था, वो जेपीसी इसी कैटेगरी की समिति है। अर्थात जेपीसी अस्थायी समिति होती है, एडहॉक कमेटी होती है। अस्थायी समिति यानी ऐसी समिति जिनका गठन किसी विशेष मुद्दे की जांच के लिए किया जाता है, जिनका गठन किसी विशेष मुद्दे को ध्यान में रख करके किया जाता है, किसी विशेष मुद्दे को ध्यान में रख करके और विशेष समय पर किया जाता है। और जैसे ही ये जेपीसी जिस मुद्दे के लिए गठित की जाएगी उसकी जांच कर लेगी तो ये समिति समाप्त हो जाती है। फिर इन फ्यूचर इस प्रकार का कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा जब देश के सामने आता है तो जेपीसी का गठन किया जाता है। तो जेपीसी किसी विशेष मुद्दे को लेकर के विशेष समय पर गठित की जाती है। जब वो काम समाप्त हो जाएगा तो कमेटी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ये स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो ये अस्थायी समिति होती है, ये हर साल इनका गठन टाइम टू टाइम होता रहेगा। ये बराबर काम करती रहती हैं। और ये इस कैटेगरी की समितियां जो है वो किसी विशेष मुद्दे को लेकर के विशेष अवसर को ध्यान में रख करके विशेष समय पर गठित की जाती है। काम खत्म हुआ, ये समिति खत्म हो जाती है। तो जेपीसी अस्थायी कैटेगरी की समिति है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो जेपीसी है, अब जेपीसी की जो समिति, जो जेपीसी होती है, इसकी जो सिफारिश होती है, इसकी जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। जेपीसी की जो सिफारिश होती है वो सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जेपीसी ने जो सिफारिश कर दिया तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। बाध्यकारी नहीं होती है। तो सरकार माने तो भी ठीक, नहीं माने कोई जरूरी नहीं है।
इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो जेपीसी की जो सिफारिश होती है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, वो बाइंडिंग नहीं होती है। अब जो अगला पॉइंट ये आता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और भारत में राजनीतिक भूचाल आ गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई। पूरा का पूरा बजट सत्र उसी तनाव में, उसी शोर शराबे के माहौल में समाप्त हो जाता है। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है, अब हम इसकी विश्वसनीयता पर आते हैं कि भाई क्या ये रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, ये संस्था कितनी विश्वसनीय है। अब हम उस चीज को देखेंगे। देखिए, जहां तक हमारा मानना है ये हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है इसको भारत के राजनीतिक गलियारे में जरूरत से ज्यादा उसको तवज्जो दिया जा रहा है। भारत के राजनीतिक गलियारे में उसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि भाई इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि जिस रिपोर्ट को आधार बना करके भारत का जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो जेपीसी की मांग कर रहा है और अभी भी उसकी मांग जारी है। आप बजट सत्र शुरू होगा, आप देखिएगा यही दोनों मुद्दे पुनः हावी हो जाएंगे। तो वो हिंडनबर्ग रिसर्च, वो संस्था कितनी विश्वसनीय है, उसकी रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, अब हम उस पर गौर करेंगे कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है और भारत में इसको इतना तूल दिया गया कि आप समझिए को इसको बिल्कुल एकदम से विश्वसनीय, एकदम से सही, ऑथेंटिक माना गया और इसी को आधार बना करके विपक्ष जेपीसी की मांग करता रहा। लेकिन अब आप देखिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो अमेरिका की कंपनी है, इनको 7 समंदर पार से भारत की गड़बड़ियां, भारत की जो एक कंपनी है उसकी गड़बड़ियां इनको साफ दिख जाती हैं। अडानी ग्रुप की, मतलब अडानी ग्रुप की जो गड़बड़ी है इनको साफ दिख जाती है। आखिर में क्या कारण है कि अमेरिका के बहुत सारे बैंक, चाहे वो आपका सिलिकॉन वैली बैंक हो, सिग्नेचर बैंक हो, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो, फिर क्रेडिट स्विस है स्विट्जरलैंड का, ये सारे बैंक आप बताइए कि दिवालिया हो गए, इनमें ताला लग गया। बहुत सारे लोगों का कितना नुकसान हुआ, तमाम सारी चीजें हैं। भाई बस सीधा सा एक तर्क है कि आपको 7 समंदर पार से भारत की एक कंपनी की गड़बड़ी आपको साफ दिख जाती है कि यहाँ शेयर को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, अकाउंट को ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, वो तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन उसी अमेरिकी कंपनी को अपने घर के भीतर, अपनी चार दीवारी के भीतर, अपने प्रांगण के भीतर, अपने आंगन के अंदर की गड़बड़ी उनको नहीं दिखती है। भाई कि आपको 7 समंदर पार से गड़बड़ियां बड़ी स्पष्ट दिख जाती हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी चार दीवारी में क्या हो रहा है, आपके अहाते में क्या हो रहा है, कितनी गड़बड़ी हो रही है। बताइए, बैंक डूब गए, बैंक दिवालिया हो गया, बैंकों में ताला लग गया और आप कहां सोए हुए हैं। भाई आपने इस पर क्यों नहीं लोगों को आगाह किया, आपने क्यों इस मुद्दे पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। जब आप अपने घर की गड़बड़ी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप उसको नहीं उजागर कर पा रहे हैं, तो हम कैसे ये मान लें कि ये संस्था ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, या जो संस्था है ये विश्वसनीय है, इसकी रिपोर्ट सही है, भारत के संबंध में इसने जो रिपोर्ट दिया है वो सही है। भाई आप अपने घर की गड़बड़ी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसको उजागर नहीं कर पा रहे हैं,
यहाँ इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसकी भनक तक नहीं लगी, तो भाई हम कैसे ये मान लें कि आप इस संबंध में जो रिपोर्ट दिए हैं अडानी ग्रुप के संबंध में या भारत के संबंध में, भारत के एक व्यवसायिक घराने के संबंध में, उसको हम कैसे सही मान लें? भाई आदमी कैसे उसको सही मानेगा? तो हमारे कहने का आशय यह है कि जिस संस्था को दूर से 7 समंदर पार से इतनी बड़ी गड़बड़ी दिख जाती है, उसको अपने घर की गड़बड़ियां नहीं दिखती हैं, तो ऐसी स्थिति में दो ही चीजें समझ में आती हैं, भाई ये संस्था विश्वसनीय नहीं है और इस संस्था ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसको भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। और अब चूंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी यूरोप में हो गई, अमेरिका में हो गई, तमाम सारे बैंक धराशायी हो गए, दिवालिया हो गए, बैंकों में ताला लग गया, और इन महापुरुष को जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं इनको जरा सी भनक तक नहीं लगी, इतनी बड़ी चीज हो गई, तो इनकी विश्वसनीयता अपने आप दागदार हो जाती है, इनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत के विपक्षी नेताओं से पूछा जाए कि भाई आप जिस रिपोर्ट को आधार मान करके, जिस रिपोर्ट को सही मान करके आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वो संस्था ही विश्वसनीय नहीं है, उस संस्था की रिपोर्ट ही विश्वसनीय नहीं है, तो अगर इस मुद्दे पर जेपीसी का गठन कर भी दिया जाएगा तो क्या निकलेगा? भाई चूंकि जेपीसी की जो सिफारिश है वो भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, और आगे चल करके रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर भी उसमें राजनीति ही होगी। राजनीति इसलिए होगी क्योंकि अब जेपीसी में 2/3 सदस्य लोकसभा से और 1/3 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब चूंकि 2/3 सदस्य लोकसभा से होंगे तो लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है उसकी सीट ज्यादा है, तो वहां पर जिस प्रकार से सीट है, जिस रेशियो में उसकी सीटें हैं, उसी रेशियो में उसको जेपीसी में स्थान मिलेगा। तो जब रिपोर्ट आएगी या जब इसकी बैठक होगी तो वहां विपक्ष आरोप लगाएगा कि भाई सत्ता पक्ष के लोग कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी राजनीति होगी। और जेपीसी की रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, एक चीज ये हो गई। और दूसरी चीज, रिपोर्ट आने के बाद भी राजनीति होगी कि भाई सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा थे, वो बैठक में कॉपरेट ही नहीं कर रहे थे, वो तमाम प्रकार की चीजें हैं। इसी प्रकार के आरोप लगेंगे और राजनीति बदस्तूर जारी रहेगी, और जेपीसी के गठन से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब लोग शरद पवार जी का नाम बड़े अच्छे से जानते होंगे, शरद पवार जी का नाम बड़े अच्छे से आप लोग जानते होंगे। शरद पवार जो कि भारतीय राजनीति में एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, भारतीय राजनीति में एक बहुत ही वरिष्ठ, क्या हम कह सकते हैं कि वरिष्ठतम नेता हैं। अभी इस समय जहां तक हमें जानकारी है, अभी इस समय भारत में जितने भी लोग राजनीति में सक्रिय हैं, जितने भी लोग राजनीति में सक्रिय हैं, तो उसमें से शरद पवार जी वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। अब इनके पास आधी शताब्दी से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। जब विपक्ष इस मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग कर रहा था, उसी समय शरद पवार जी ने ये कहा कि भाई जेपीसी के माध्यम से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भाई अब चूंकि वो बहुत बड़े राजनेता हैं, आधी शताब्दी से ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव है, अब चूंकि शरद जी कुछ बात इस संबंध में कुछ कह रहे हैं तो जरूर बात में सच्चाई होगी, क्योंकि भाई शरद पवार जी खुद ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका तजुर्बा तो बहुत होगा इस संबंध में। और चूंकि वो कह रहे हैं कि जेपीसी से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और सही बात है कि बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमने आपको दो चीजें बताई जेपीसी के संबंध में, एक तो जेपीसी की रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, और दूसरी चीज लोकसभा के 2/3 सदस्य जेपीसी में आएंगे, और जेपीसी में 2/3 सदस्य लोकसभा से आएंगे, तो लोकसभा में
जिस रेशियो में जिसकी संख्या है उसको उसी रेशियो में वहां पर प्रतिनिधित्व मिलेगा जेपीसी में। तो बात बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, ऑब्वियस है कि सत्ता पक्ष की संख्या ज्यादा है तो जेपीसी में सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा होंगे। अब सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा होंगे तो विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि भाई जेपीसी में सत्ता पक्ष के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, या रिपोर्ट आएगी तो वो भी भाई चूंकि रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें आएंगी तो उस पर जिस मुद्दे पर डिस्कशन होगा तो वहां पर दो ही तरीके से निर्णय लिया जाएगा। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में निर्णय लेने के दो ही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं है। वो दो तरीके क्या हैं? या तो आप किसी विषय पर सर्वसम्मत से निर्णय लीजिए या तो आप बहुमत से निर्णय लीजिए, बहुमत से निर्णय लीजिए। अब चूंकि इतना ज्यादा राजनीतिक गतिरोध है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो ये जो सर्वसम्मति का मुद्दा है, जो कंसेंसस का मुद्दा है, उसकी तो आप कल्पना ही मत करिए, हाँ उसकी तो बात ही मत करिए। अब जा करके हमारी जो घड़ी है, हमारी जो सुई है, यहीं पर अटकेगी। भाई हम इसी से काम चलाएंगे बहुमत से। अब चूंकि सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा हैं, वो बहुमत में हैं, तो बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, तो विपक्ष बाद में आरोप लगाएगा। इसलिए शरद पवार जी की बात में सच्चाई है, इस पर जेपीसी के माध्यम से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी जो बिठाई है, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकती है, क्योंकि इस संबंध में सारे एक्सपर्ट लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है तो हम उसको ज्यादा बेहतर मानते हैं बनिस्बत जेपीसी के, क्योंकि जेपीसी से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वहां भी राजनीति होगी, रिपोर्ट आएगी, वहां भी राजनीति होगी और ये सब ऐसे चलता रहेगा। इसलिए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी है वही ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी, जेपीसी से बहुत कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो अब हिंडनबर्ग रिसर्च की विश्वसनीयता, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो विश्वसनीयता है, इसकी जो इमेज है, अब आप उससे बखूबी परिचित हो गए होंगे कि भाई जो संस्था, जो रिसर्च संस्था इतने बड़े दावे दूसरे के संबंध में कर रही है, लेकिन अपने घर में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा इतनी बड़ी चीजें घटित हो जाती है कि बहुत सारे बैंक दर बैंक दिवालिया हो जाते हैं, वो ताला लग जाता है बैंकों में। बताइए, आपको भनक तक नहीं लगी? पता नहीं हिंडनबर्ग रिसर्च किस कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ था कि भाई उनके आंगन में इतना बड़ा गड़बड़ी हो गई, इतनी बड़ी चीजें हो गई, लेकिन इन महाशय को पता ही नहीं लगा। अब ये ठेका लिया है कि भाई बाहर क्या हो रहा है हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है ये हमको नहीं जानकारी, ये हम आपको बताएंगे भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हिंडनबर्ग रिसर्च की जो विश्वसनीयता है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, वो मतलब कि समाप्त हो जाती है, वो विश्वास करने लायक संस्था नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है अडानी ग्रुप के संबंध में, वो निहित स्वार्थों से प्रेरित है, वो निहित स्वार्थों से प्रेरित है। कुछ ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इन तमाम तथ्यों तर्कों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब इस संबंध में जो दूसरा मुद्दा है, संसद के बजट सत्र में जो संसदीय गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखाई दिया और जिसके की आगामी सत्र में भी हावी रहने की पूरी संभावना है, बहुत ही ज्यादा संभावना है। वो जो दूसरा मुद्दा है वो है राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच का कैम्ब्रिज भाषण, राहुल गांधी का कैम्ब्रिज भाषण। अब देखिए कि ये दूसरा मुद्दा है जिसकी वजह से सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर हमलावर है। इसी मुद्दे की वजह से राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दिया,
जो उन्होंने वहां पर भाषण दिया, जो उन्होंने वहां पर स्टूडेंट को एड्रेस किया, तो इसी पॉइंट को लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के ऊपर हमलावर है, वो सदन के वेल में आकर के हो हल्ला कर रहा है। और यहां पर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल ने राहुल गांधी को एक भाषण में स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया, और राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, और राहुल गांधी जी 28 मार्च 2023 को एमबीए के स्टूडेंट को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस स्कूल है उस स्कूल के जो एमबीए के स्टूडेंट थे उनको राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। उसी संबोधन के दौरान राहुल गांधी जी ने भारत का जो वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा, और उसी को लेकर के सत्ता पक्ष जो है बार बार सदन को बाधित कर रहा है और सदन के बिल में आ रहा है। और राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के अंतर्गत हालांकि बहुत सारे बिंदुओं को उन्होंने उठाया, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ तीन बिंदुओं पर फोकस करूंगा। राहुल गांधी जी ने बहुत सारे बिंदुओं को उठाया, वो 3 बिंदु हैं क्या? पहला, राहुल गांधी ने यह कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भारत की संसद है, न्यायपालिका है, जो चुनाव आयोग है, ये डर के कार्य कर रहे हैं। ये डरे हुए हैं, डर के कार्य कर रहे हैं। और तीसरा, राहुल गांधी ने यह कहा कि आरएसएस एक कट्टरपंथी और फांसीवादी, संगठन है। फांसीवादी संगठन है। तो राहुल गांधी ने अपने स्पीच में बहुत सारे मुद्दों को उठाया, बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने बात की, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 बिंदुओं पर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बारी बारी से देखेंगे। उसमें पहला यह है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग डरे हुए हैं, डर के कार्य कर रहे हैं, सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने आरएसएस को एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन बताया। अब हम इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या क्या चीजें इनके अंतर्गत कही हैं। देखिए, राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा कि जो भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, इसके अंतर्गत राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने यह कहा कि आजकल भारत में क्या हो रहा है कि देखिए किस प्रकार से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस प्रकार से डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। आजकल हो क्या रहा है भारत में कि जो विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी का ये कहना है कि जो विपक्षी नेता जब संसद में बोलते हैं ना, नेता जब संसद में बोलते हैं, उनका जो माइक है
उनका जो लाउड स्पीकर है वो बंद करवा दिया जाता है, उनका जो माइक है वो बंद करवा दिया जाता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा इसके अंतर्गत कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आज विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जब विपक्षी नेता सदन में बोलते हैं तो उनके माइक को ऑफ करवा दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। बताइए, इतना सब कुछ होते हुए भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो अमेरिका है, यूरोप है, और ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि भाई विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है, उनके माइक को बंद करवा दिया जाता है जब वो सदन में बोलते हैं। इसके इतना सब होने के बावजूद अमेरिका चुप है, यूरोप चुप है, भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप बताइए, बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई इस दुनिया में, मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, कि कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी फैमिली है जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, जहां पर विवाद नहीं है, जहां पर लोगों के बीच तनाव नहीं है। भाई मेल मिलाप है तो तनाव है, ये तो मानव जीवन का अभिन्न अंग है। भाई सहयोग है तो संघर्ष है, संघर्ष सहयोग सब साथ साथ चलता रहता है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर की बात, अपने घर के अंदर की बात भरे चौराहे पर कहता है, लोगों से गाता है। बताइए, जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा या बहुत कम पढ़ा लिखा, मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं कि भाई कोई भी आदमी, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो अपने घर की बात को चौराहे पर दुनिया के सामने गाते हैं, लोगों के सामने गाते हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो बड़े नॉनसेंस होते हैं। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि भाई हम कहते हैं कि हर परिवार में, हर घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सदस्यों के बीच तनाव है, थोड़े बड़े झगड़े भी होते हैं। तो जो झगड़े होते हैं उनको फैमिली के लेवल पर सुलझाया जाता है, और सुलझाया भी जाना चाहिए। भाई दूसरा अगर आपकी बात सुनेगा, आपकी समस्या को सुनेगा, तो वो उसको सुलझाएगा कम, उलझाएगा ज्यादा। सुलझाएगा कम, उसको उलझाएगा ज्यादा। तो आप राहुल जी को देखिए कि जो घर की बात है, जिसको उन्हें घर में सुलझाना चाहिए, भाई ठीक है, हम समझते हैं कि आपने जो आरोप लगाया, हमें तो नहीं विश्वास है कि माइक बंद करवा दिया जाता होगा, लेकिन चलो अगर थोड़ा सा हम कल्पना कर भी लेते हैं, अगर इतनी बड़ी बात हो रही है, तो भारत में भाई लोकसभा अध्यक्ष जी हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, आप और भी कुछ कर सकते हैं। आप मतलब सीधा जाकर के वहीं पर गाने लगे। भाई अपने घर की बात है, आप घर में सुलझाइए। आप वहां जाकर के दुनिया के सामने गा रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी नेताओं का माइक बंद करवा दिया जाता है, इसके बावजूद यूरोप चुप है, अमेरिका चुप है। तो आप बताइए कि क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं, या मतलब कि ये मान लिया जाए कि क्या 15 अगस्त 1947 के पहले वाली स्थिति आनी चाहिए भारत में? बताइए भाई, जो घर के मुद्दे हैं, जो घर की चीजें हैं, उसको आप घर में सुलझाइए। आप दुनिया के सामने उसको आप गा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बताइए, ये अच्छी बातें नहीं है। इस प्रकार की चीजें दुनिया के सामने नहीं उठाई जाती। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप यूरोप और अमेरिका से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या यूरोप और अमेरिका में आंतरिक विवाद नहीं है? क्या वहां राजनीतिक दलों में मतभेद नहीं है बिंदुओं को लेकर के? वहां पर तनाव नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, विवाद नहीं है? भाई बिल्कुल है, अरे बिल्कुल है, स्पष्ट है, क्यों नहीं है? वो तो यहाँ पर आके नहीं कह रहे हैं कि भाई भारत, ब्रिटेन में ऐसा बात हो रहा है, भारत चुप बैठा है, या दुनिया के अन्य देश चुप बैठे हुए हैं, और आप वहां जाकर के गा रहे हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है, यूरोप अमेरिका चुप है। तो क्या 15 अगस्त 1947 के पहले वाली स्थिति फिर भारत में आनी चाहिए? बताइए, कितनी विडंबना की, मतलब अजीब विडंबना है कि भाई जो चीजें आप घर में सुलझा सकते हैं, जो घर की चीजें, जो आंतरिक चीजें हैं, जिसको घर में सुलझाना चाहिए, आप दुनिया के सामने भरे चौराहे पर जाके उसको गा रहे हैं। तो ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। और दूसरी चीज, राहुल गांधी ने यह कहा कि आज भारत में जो संसद है
जो न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, ये सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं, डर के कार्य कर रहे हैं, ये निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। संसद है, न्यायपालिका है और चुनाव आयोग है। ये सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है। हमने जो समझा, भारत में यदि नेहरू और शास्त्री के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसके ऊपर विपक्ष ने ये ना आरोप लगाया हो कि भाई ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे खिलाफ सीबीआई को लगाए हुए हैं, आईबी से हमारी जासूसी करा रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो नेहरू और शास्त्री को जो छोड़ दिया जाए तो सारे प्रधानमंत्रियों के ऊपर विपक्ष ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। तो इस संबंध में हम समझते हैं कि इसमें भारत का पूरा जो राजनीतिक वर्ग है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो दोषी है। क्योंकि भाई आपने भारत में उस प्रकार का राजनीतिक जो संस्कृति होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, आपने उसको डेवलप ही नहीं किया। भाई आप सत्ता में आए तो दूसरे को परेशान किए, तो फिर यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगला सत्ता में आएगा तो हमको परेशान नहीं करेगा। अगर शायद आप लोगों ने इस प्रकार का एक पॉलिटिकल कल्चर बनाया होता, इस प्रकार की एक राजनीतिक संस्कृति यदि आप लोगों ने डेवलप की होती कि हमें सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें सत्ता का मिसयूज नहीं करना है, तो शायद ये जो टाइम टू टाइम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, इससे जो संसदीय संस्थाएं हैं, जो अन्य संस्थाएं हैं, उनकी जो विश्वसनीयता होती है, उनकी जो कार्यप्रणाली होती है, उस पर जबरदस्ती उंगली उठाई जाती है। ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता है। लेकिन चूंकि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं किया गया है तो भाई वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं और इसी आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में जनता को अपनी ओर मोबिलाइज करते हैं। सही चीजें सामने आ भी नहीं पाती और जनता बिल्कुल भ्रमित हो जाती है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या चीजें हैं इसके पीछे। तो राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाया है उसमें सच्चाई हम नहीं समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज न्यायपालिका है, संसद है, चुनाव आयोग है, सरकार के दबाव में कार्य कर रही है, सरकार से डर के कार्य कर रही है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। और तीसरा जो बिंदु है वो ये है, राहुल गांधी ने आरएसएस को एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन बताया। फिर राहुल जी का ये कहना है, उन्होंने ये आरोप लगाया। देखिए, आज जो है आरएसएस, आज के टाइम में आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और आरएसएस के ऊपर 3 बार प्रतिबंध भी लग चुका है। पहली बार लगा था 1948 में गांधी की हत्या के बाद और 1949 में इस पर से बैन हटाया गया। दूसरी बार 1975 में बैन लगा था और 1977 में हटाया गया। और तीसरी बार
1992 में बाबरी विध्वंस के बाद इस पर बैन लगाया गया था और 6 माह बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। छह माह बाद प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया था। फिर राहुल गांधी का यह कहना है कि आरएसएस एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन है, लेकिन आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन दुनिया में कोई नहीं है। और आरएसएस बहुत सारे सामाजिक कार्य, भाई शिक्षा के क्षेत्र में हो गया और तमाम सारी चीजें हैं वो चलाते रहते हैं। और राहुल गांधी जी से अब ये पूछा जाए कि भाई आप इस प्रकार के संगठन के ऊपर ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो 1949 में भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, तो आखिर में बैन क्यों हटाया गया? एक चीज। दूसरी चीज, 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाई आरएसएस की टुकड़ी ने उसमें भाग लिया, तो अनुमति किसने दिया? भाई 1962 के युद्ध में जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी है, यही आरएसएस ने आर्मी का सहयोग किया था। भाई जो संगठन देश हित में इतना बड़ा कार्य कर रहा है, आप उसके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बार आरएसएस के ऊपर बैन 75 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने लगाया था और 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो बैन हटाया गया। और तीसरी बार नरसिम्हा राव के टाइम में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, फिर हटा दिया गया। अब आप बताइए कि भाई आप एक संगठन के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये संगठन वास्तव में ऐसा था तो फिर संगठन के ऊपर बैन क्यों हटाया गया? और क्यों संगठन को 63 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए उसको अनुमति दी गई? क्यों दिया गया? भाई अगर वो संगठन ऐसा था तो उस पर बैन क्यों हटाया गया? क्यों गणतंत्र दिवस परेड में उसको शामिल होने की अनुमति दी गई? नहीं दी जानी चाहिए थी। तो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। आप सभी लोग प्रणब मुखर्जी जी को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, उनके नाम को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, उनके बारे में आपने सुना होगा। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि भारत के बहुत ही अच्छे राजनेता थे, बहुत ही कद्दावर राजनेता थे, बड़ी ही गहरी इनकी राजनीतिक समझ थी। हालांकि ये अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही लंबे समय से राजनीतिक जीवन जिया है, बहुत ही राजनीतिक अनुभव इनका बड़ा लंबा था। तो 2018 में ये आरएसएस ने इन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और प्रणब मुखर्जी जी ने आरएसएस के इस निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रणब मुखर्जी जी ने आरएसएस के इस निमंत्रण को एक्सेप्ट किया तो जो भारत में जो तथाकथित जो मतलब सेकुलर वर्ग है और खास करके जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे नेताओं ने विरोध जताया। फिर आखिर में प्रणब मुखर्जी जी जो आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है, वो आरएसएस की विचारधारा के विरोधी हैं, तो किस प्रकार से वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इतना मैच्योर, इतना परिपक्व, इतना बड़ा राजनेता होते हुए आखिर में वो आरएसएस के निमंत्रणों को एक्सेप्ट कैसे कर लिए? उन्हें नहीं जाना चाहिए। तमाम प्रकार के नेता तमाम प्रकार के मतलब अपना व्यू दे रहे थे, लेकिन अंततः प्रणब जी ने निमंत्रण को हालांकि वो एक्सेप्ट कर चुके थे, वो नागपुर जाते हैं। और देखिए वो नागपुर जब जाते हैं तो उन्होंने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें कही। यहाँ पर मैं 2 जो विशेष बिंदु है उनका उल्लेख करना चाहूंगा। पहला, उन्होंने ये कहा कि संविधान के अनुरूप व्यवहार ही
सच्चा राष्ट्रवाद है। सच्चा राष्ट्रवाद है। और दूसरा उन्होंने ये कहा संविधान में आस्था, संविधान में आस्था ही सच्चा राष्ट्रवाद है। सच्चा राष्ट्रवाद है। अब आप देखिए कि प्रणब मुखर्जी जी आते हैं और वो आरएसएस को उसके घर में ही आईना दिखाते हैं कि भैया अब आप ये समझिए कि देखिए आप यदि संविधान के अनुरूप व्यवहार करेंगे, संविधान की जो मान्यता है, जो संविधान के अनुरूप आप आचरण करेंगे, वही सच्चा राष्ट्रवाद है। यदि आप संविधान से हट करके, संविधान की भावना से इतर, संविधान के मूल्यों के इतर आप व्यवहार करते हैं, आप आचरण करते हैं, तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। संविधान के अनुरूप व्यवहार आचरण ही सच्चा राष्ट्रवाद है। एक चीज। दूसरी चीज, संविधान में आस्था, संविधान में आस्था ही सच्चा राष्ट्रवाद है। संविधान में आस्था ही सच्चा राष्ट्रवाद है। इसके अलावा कोई राष्ट्रवाद नहीं है, इससे इतर कोई राष्ट्रवाद नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रणब मुखर्जी जी ने आरएसएस को सीधा सीधा ये कहा कि आप जब भारत की विविधता, भारत की सहिष्णुता, भारत के सर्वधर्म संभाव वाला जो मूल्य है, जो मान्यता है, उसमें आप विश्वास करेंगे, वही सच्चा राष्ट्रवाद है। इससे हट करके कोई राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से प्रणब मुखर्जी जी ने आरएसएस को उसके घर में ही आईना दिखाया कि देखिए आप संविधान के अनुरूप आप व्यवहार करिए, संविधान में आस्था रखिए, वही सच्चा राष्ट्रवाद है। इससे हट करके कोई राष्ट्रवाद नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में, भाई हमारा मानना यह है कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो और किसी भी विचारधारा का चाहे विरोधी हो चाहे मानने वाला हो, तो यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्यक्रम में जाता है जो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है, तो ऐसी स्थिति में अन्य नेताओं को उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, उस पर उनको अनावश्यक अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई जो आदमी जा रहा है इतने बड़े कार्यक्रम में, वो आदमी इतना मेच्योर है, इतना परिपक्व है, इतना ज्यादा राजनीतिक समझ रखता है कि वहां हमें क्या बोलना है। बस शर्त एक ये होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अपने मूल्यों, मान्यताओं, अपनी विचारधारा से कभी समझौता ना करे। उसके जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उसकी जो विचारधारा है, उसी के अनुरूप बोले, न कि जो व्यक्ति या जो संगठन उसको इनवाइट कर रहा है आप उसकी भाषा वहां मत बोलिए। आप अपने मूल्यों, सिद्धांतों, असूलों के खिलाफ मत जाइए। आप जाइए वहां, अगर आपके विरोधी विचारधारा का व्यक्ति भी आपको कार्यक्रम में आमंत्रित करता है तो आप सहर्ष उसके निमंत्रण को स्वीकार करिए और जाइए और वहां पर आप अपनी बात को रखिए। इसलिए हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, उसको किसी भी विचारधारा के कार्यक्रम में जाने की पूरी छूट होनी चाहिए। उस पर किसी भी नेता को अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नेता जा रहा है, वो मैच्योर है, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो प्रणब जी जब इस कार्यक्रम में जाने के लिए उन्होंने निमंत्रण को एक्सेप्ट किया तो बहुत सारे कमेंट हुए, बहुत सारी चीजें हुई। अंततः प्रणब मुखर्जी जी ने ये दिखा दिया कि भाई अपने असूलों, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और वो गए और उन्होंने आरएसएस को उनके घर में ही आईना दिखाया और ये बातें बिल्कुल उन्होंने बताई। तो इसलिए हम समझते हैं कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति किसी भी विचारधारा का समर्थक हो, किसी भी विचारधारा का समर्थक हो, उसको किसी भी विचारधारा के कार्यक्रम में जाने की पूरी छूट होनी चाहिए। नो कमेंट। हम समझते हैं कि इस संबंध में किसी भी नेता को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। वो आदमी जा रहा है जाए, भाई वो मेच्योर है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है खुद ही अच्छी से समझदार है। तो मित्रों इस प्रकार से आपने देखा कि जो ये बजट सत्र जो था, जो बीत गया, वो अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और राहुल गांधी का जो कैम्ब्रिज स्पीच है, इन्हीं दोनों मुद्दों के लेकर के
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध चला, वो बरकरार रहा और संसद का पूरा बजट सत्र विधायी कार्य ठीक से नहीं निपटा पाया, शोर शराबे के साथ ही समाप्त हो गया। और यही मुद्दे मानसून सत्र में हावी रहने वाले हैं, आप देखिएगा यही मुद्दे हावी रहने वाले हैं। और इस प्रकार से संसद का कीमती समय गया और हो हल्ला हुआ, वो तमाम सारी चीजें हुई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसकी वजह से भारत में एक जो राजनीतिक भूकंप है वो तो आ गया, लेकिन अब देखिए कि वही संस्था अपने घर की गड़बड़ियों को नहीं पकड़ पाती है, वो उनको नहीं उजागर कर पाते हैं। इतनी बड़ी घटना वहां पे हो गई, भाई बैंक दर बैंक दिवालिया होते चले गए, उनमें ताला लग गया लेकिन ये उनके बारे में कुछ कह ही नहीं पाए, इनको तो उस समय में भनक ही नहीं लगी। और बताइए उसी रिपोर्ट को आधार मान करके भारत के नेता पूरे सदन को सर पर उठाए घूम रहे हैं, पूरा शोर शराबा हो हल्ला, कोई विधायी कामकाज नहीं हो पाया। तो ये कितने शर्म की बात है कि भाई आप जिस संस्था की रिपोर्ट को आधार मान करके इतना बड़ा एक्शन लेते हैं, सदन काम नहीं कर पाता है, आखिर में वही संस्था अपने घर की कमियों को उजागर नहीं कर पाती, उस संबंध में उसको कोई भनक ही नहीं लगती है। तो बताइए भाई उस संस्था की विश्वसनीयता हम क्या कहें, भैया वो संस्था विश्वसनीय नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वो मुद्दे क्या रहे और मुद्दों के पीछे जो संस्था थी वो कितनी विश्वसनीय है, क्या है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो मित्रों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।